नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारे आज की घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से होती है। मेरठ जिले में ही एक गांव पड़ता है और उसी उल्दन गांव में रहने वाली ममता जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत महिला होती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये होती है कि 5 साल पहले इसकी पति की लंबी बीमारी के कारण मौत हो जाती है, जिसकी वजह से ये महिला विधवा हो जाती है। लेकिन फिर भी दोस्तों, जो ममता देवी होती है वो अपने आप को भी संभालती है और अपने पूरे परिवार को भी संभाल लेती है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। ममता के पास अपनी 9 एकड़ जमीन होती है और उस 9 एकड़ जमीन में ममता जो थी वो खुद ही खेती किसानी का काम करना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि ममता जो थी वो ट्रैक्टर तक चलाया करती थी। खेत के अंदर खाद बीज डालना ये सब ये खुद किया करती थी। ममता की मेहनत और लगन को देख करके गाँव के सभी लोग जो थे वो सिर्फ यही बात कहा करते थे कि महिला हो तो ममता की जैसी हो। ममता जो थी वो अपने खेत में दिन रात मेहनत करती रहती थी। सभी लोग इसकी बहुत ज्यादा सराहना भी किया करते थे। अब ममता के परिवार में इसका इकलौता बेटा होता है जिसका नाम सूरज होता है। सूरज जो कि कक्षा 9 में अपनी पढ़ाई किया करता था। सूरज जो था वो पढ़ाई लिखाई में काफी तेज तर्रार लड़का होता है। वो हर रोज सुबह के तकरीबन 8 बजे के आसपास अपने स्कूल में चला जाया करता था। पढ़ाई करने के बाद फिर वो स्कूल से लौट आया करता था। खाली समय में वो अपनी माँ ममता के कामकाज में हाथ बटाया करता था। ममता के परिवार में इसकी एक सासू माँ होती है जिसका नाम सरोज देवी होता है। सरोज देवी दोस्तों जो कि अपने घर के छोटे मोटे कामकाज कर लिया करती थी। सरोज जो थी वो अपनी बहू ममता पर बाज की तरह नजर रखा करती थी। सरोज को शक होता था कि उसकी बहू के कदम लड़खड़ा चुके हैं। वो गैर मर्दों के साथ अपना वक्त गुजारती है, लेकिन जो सरोज थी वो अपनी इस बहू को कभी रंगे हाथ पकड़ नहीं पाई थी। अब दोस्तों, इसी पड़ोस के अंदर एक लड़का रहता था जिसका नाम मनोज होता था। मनोज जो था वो जो कि जमींदार के खेतों में मेहनत मजदूरी का काम किया करता था। मनोज एक ऐसा लड़का था जो कि गांव की महिलाओं को गंदी नजर से देखा करता था। वो बड़ी उम्र की महिलाओं में काफी दिलचस्पी रखा करता था। बड़ी उम्र की महिलाएं उसे काफी ज्यादा पसंद आया करती थी। अब यही मनोज नाम का लड़का इस महिला ममता के साथ मिलकर के 2 बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाला होता है। लेकिन दोस्तों, मनोज जो था वो तो बाद में कांड करता है, लेकिन सबसे पहले जो ममता होती है वो एक बहुत बड़ा कांड कर देती है, जिसकी गूंज जो थी वो इस पूरे गांव में फैल जाती है। और इस तरीके से दिन गुजरते चले जाते हैं और फिर एक तारीख आ जाती है 2 जनवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। ममता जो थी वो अपने घर के काम काज खत्म करने के बाद सोचने लग जाती है कि अब उसे खेत में चले जाना चाहिए और खेत में जाने के बाद उसे अपने पशुओं के लिए चारा भी काटना होगा। इस तरह से जो ममता होती है वो करीब 10 बजे के आसपास अपने खेत में चली जाती है और खेत में जाने के बाद वो चारा काटने में व्यस्त हो जाती है। उसी समय ममता के फोन की घंटी बजती है और फिर ममता जो होती है वो अपना फोन पिकअप करती है। फोन पर उसका प्रेमी धर्मवीर उससे बातचीत कर रहा होता है। धर्मवीर कहने लगता है कि मैं 2 महीनों के बाद दिल्ली से आया हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ममता जो थी वो उसी समय अपने इस प्रेमी धर्मवीर से कहती है कि मैं खेत में कुछ काम काज करने के लिए आई हूँ, तो तुम यहाँ पर आ सकते हो। अब इस तरह से जो उसका प्रेमी धर्मवीर होता है वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर के खेत में पहुंच जाता है। खेत में जाने के बाद धर्मवीर देखता है कि वहां पर ममता जो थी वो अपने खेत के अंदर चारा काट रही होती है। और जैसे ही ये लड़का धर्म अपनी ममता के पास पहुंचता है तो ममता की खूबसूरती और सुंदरता के देख करके धर्मवीर की नीयत खराब हो जाती है। धर्मवीर जो था वो सबसे पहले ममता से मिलता है और कहता है कि मैं 2 महीने के बाद अपने गांव में लौटा हूं और मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए गांव आया हूं। जैसे ही इन दोनों के बीच में सारी बात हो रही होती है तो धर्मवीर जो था वो इस महिला ममता से कहने लगता है कि देखो ममता, तुम खेत में काम काज करती रहती हो और ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तुम्हारे पास इतनी बड़ी जमीन है और तुम्हारे पास अच्छे खासे जमीन भी है, तो तुम अपने खेत के काम के लिए कोई अच्छा सा नौकर क्यों नहीं रख लेती हो। तो ममता कहने लगती है कि नौकर तो मैं रख सकती हूँ, लेकिन जो नौकर है वो ठीक तरीके से काम करेगा नहीं। अब इसके बाद जो धर्मवीर होता है दोस्तों वो कहने लगता है कि तुम एक बार नौकर को रखकर देख लो, अगर वो काम ठीक तरीके से करता है तो फिर तुम नौकर रख लेना और उससे खेत के काम काज करवा लिया करना। अब जब ऐसी बातें दोनों कर रहे होते हैं तो फिर धर्मवीर जो था वो अब इस महिला से कहने लग जाता है कि देखो, खेत में इस समय वैसे भी कोई है नहीं और पास में ही ईख का खेत है, तो चलो हम दोनों वहां पर अपना समय गुजार लेते हैं। ममता कहने लगती है कि इस समय खेत में कोई आ भी सकता है, खेत में ये सब काम करना मुझे नहीं लगता है कि सही होगा। उसी समय धर्मवीर कहने लगता है कि तुम फिर ऐसा करो कि रात के समय में मेरे घर पर आ जाना। मेरे घर पर वैसे भी मैं अकेले ही हूँ, मेरा पूरा परिवार तो दिल्ली में रह रहा है। और इस तरह से जैसे तैसे करके धर्मवीर नाम का लड़का ममता को मनाने में कामयाब हो जाता है। ममता कहती है कि ठीक है, आज रात फिर मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी। और इस तरह से धर्मवीर जो था वो अब अपने मोटरसाइकिल लेकर के गांव में वापस लौट कर आ जाता है।
इसके बाद ममता जो थी वो अपने पशुओं के लिए चारा काटती है और चारा काटने के बाद गांव में वापस आ जाती है। देखते ही देखते शाम के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। ममता जो थी वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि उसकी सास जो है वो उस पर बाज की तरह नजर रखती है और फिर जैसे ही रात होगी तो फिर मैं उस धर्मवीर के घर पर फिर कैसे जाऊंगी। और उसी समय ममता जो है वो अपने घर के अंदर नींद की गोलियां देखना शुरू कर देती है। लेकिन नींद की गोलियां जो थी वो खत्म हो चुकी होती है, क्योंकि ये जो महिला ममता होती है ये हमेशा अपने सास और अपने बेटे सूरज को नींद की गोलियां खिला दिया करती थी और फिर इसके बाद अपने प्रेमी धर्मवीर के साथ वो अपना वक्त गुजार लिया करती थी। अब जैसे ही नींद की गोलियां खत्म हो चुकी होती है तो ये महिला ममता जो थी वो उसी समय अपने प्रेमी के पास फोन कॉल करती है, पर वो प्रेमी से कहती है कि नींद की दवाइयां खत्म हो चुकी है और इसीलिए मैं आज रात तुम्हारे घर पर नहीं आ पाऊंगी। धर्मवीर उसी समय ममता से कहने लगता है कि ममता तुम इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं नींद की दवाइयां पहले ही लेकर के आया था। अब इसके बाद ममता कहने लगती है कि तुम नींद की दवाइयां ठीक है तो फिर मेरे घर पर आकर के दे जाओ। और उस तरह से धर्मवीर उसी समय अपने घर से निकलता है और फिर सीधे ही ममता के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। ममता अपने घर का दरवाजा खोलती है और फिर धर्मवीर से वो नींद की दवाइयां ले लेती है और इस तरह से धर्मवीर फिर से अपने घर पर चला जाता है। अब जैसे ही रात के तकरीबन 8:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो ममता जो थी वो अपनी बेटे सूरज और अपनी सास सरोज के लिए खाना बना करके तैयार कर लेती है और फिर वो उस खाने के अंदर नींद की दवाइयां मिला देती है। इस तरह से पूरा परिवार जो था वो बैठ करके खाना खाता है, लेकिन ममता जो थी वो उस खाने को नहीं खाती है। खाना खाने के बाद जो सूरज होता है वो अपने कमरे में जाकर के लेट जाता है, जबकि इसके साथ जो सरोज होती है वो दूसरे कमरे में जाकर के लेट जाती है। और इस तरह से जो ममता होती है वो अब इन दोनों के सोने का इंतजार करना शुरू कर देती है। अब जैसे ही रात के तकरीबन 10:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो सूरज और जो सरोज होते हैं उन दोनों को गहरी नींद आ जाती है और फिर उसी समय जो ममता होती है वो अपने घर से दबे पांव बाहर निकल जाती है। ममता इसके बाद अपने प्रेमी धर्मवीर के घर के दरवाजे पर पहुंच जाती है। घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है और फिर धर्मवीर जो है वो अपने घर का दरवाजा खोल देता है। इसके बाद धर्मवीर इस महिला ममता को लेकर के अपने कमरे के अंदर चला जाता है और फिर इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होना शुरू हो जाते हैं। ये दोनों मिलकर के इस गलत काम को तब तक करते हैं जब तक कि इन दोनों का मन नहीं भर जाता है। और फिर जैसे इन दोनों का ये सारा काम खत्म हो जाता है तो फिर धर्मवीर जो है वो इस महिला को फिर से समझाना शुरू कर देता है। धर्मवीर ममता से कहने लगता है कि ममता तुम्हें खेतों में काम काज करना ऐसे शोभा नहीं देता है, आखिर तुम एक औरत हो, तुम ऐसा करो कि एक नौकर अपने खेतों के लिए रख लो। और इस तरह से ममता की ये बात जो है वो समझ में आ जाती है। ममता जो थी वो अब अपनी प्रेमी धर्मवीर से कहती है कि ठीक है, फिर जैसे ही कल सुबह होती है तो उसी समय मैं कोई नौकर की तलाश कर लूंगी। और फिर उसके बाद जैसे ही इन दोनों का ये काम खत्म हो जाता है तो फिर ममता जो है वो इस घर से दबे पांव बाहर निकलती है और अपने घर पर आ जाती है और फिर आकर के गहरी नींद में सो जाती है। अब जैसे ही अगला दिन होता है तो फिर सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और ममता का जो बेटा होता है वो अपने स्कूल में चला जाता है, जबकि उसकी सास जो सरोज होती है वो घर में छोटे मोटे काम काज कर रही होती है। उसी समय ममता जो है वो अपनी सास सरोज से कहने लगती है कि माँ, मैं अपने खेतों के लिए कोई अच्छा सा नौकर रखना चाहती हूँ। अब जो सास होती है जैसे ही अपनी बहू की इन बातों को सुनती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। सास कहने लगती है कि ममता, मैं भी कई दिनों से यही बात सोच रही थी कि तुम एक औरत हो और फिर औरत को ऐसे खेत में काम करना शोभा नहीं देता है। उसी समय जो उसकी सास होती है दोस्तों, वो अपनी बहू ममता से कहने लगती है कि ममता, हमारे पड़ोस में ही एक लड़का रहता है और उस लड़के का नाम मनोज है। मनोज जो कि दूसरे जमींदारों के खेत में कामकाज किया करता था। मनोज दोस्तों एक ऐसा लड़का था जो कि खेती के तौर तरीके को बहुत अच्छे से जानता था और वो अच्छे तरीके से खेती किसानी का काम भी कर लिया करता था। इसके बाद दोस्तों जो सरोज होती है वो अपनी बहू ममता से कहने लगती है कि तुम आज के आज ही उस लड़के से मिलो और उसे खेती के काम के लिए अपने घर पर नौकर के तौर पर रख लो। और इस तरह से दोस्तों जो ममता होती है वो अपनी सास सरोज से कहने लगती है कि मैं अभी इसी समय उसके घर पर जाती हूँ। और इस तरह से जो ममता होती है उसी समय अपने घर से बाहर निकलती है। इसके बाद ममता जो थी वो मनोज के घर पर पहुंच जाती है। मनोज के घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है, लेकिन उसी समय मनोज के पिता जो होता है वो दरवाजा खोल देता है। और जब ये महिला ममता मनोज के पिता से पूछने लग जाती है कि मनोज कहाँ पर गया है तो फिर मनोज के पिता कहने लगता है कि वो मेहनत मजदूरी करने के लिए जमींदारों के खेत में गया है। लेकिन ममता जो है वो मनोज के पिता से कहने लगती है कि मुझे उसे कुछ बहुत जरूरी काम है तो फिर मैं उसे अपने खेतों में नौकर के काम के लिए रखना चाहती हूँ। अब जैसे ये बात मनोज का पिता सुनता है तो ये सुनकर मनोज का पिता बहुत खुश हो जाता है। मनोज का पिता इस महिला से कहने लगता है कि ठीक है, फिर जैसे ही शाम के समय मनोज वापस आएगा तो मैं उसे तुम्हारे घर पर भेज दूंगा। और इस तरह से ये महिला जो ममता होती है वो अपने घर पर वापस लौट करके आ जाती है। पूरा दिन गुजर जाता है और आखिरकार शाम का वक्त हो जाता है। शाम के करीब 6 बजे के आसपास मनोज जो है वो थक हार करके अपने घर पर आता
जाता है। उसी समय मनोज के पिता रमेश उसे कहने लगता है कि बेटा, जो ममता है वो हमारे घर पर आज आई हुई थी और वो जो है वो तुमसे कुछ जरूरी उससे बात करना था। शायद वो तुम्हें अपने खेतों पर काम करने के लिए रखना चाहती है। अब जैसे ही ये लड़का अपने पिता की बात को सुनता है तो मनोज इस बात से बहुत खुश हो जाता है। मनोज उसी समय खाना तक भी नहीं खाता है और फिर वो उसी समय अपने घर से बाहर निकल जाता है और सीधा ही वो ममता के घर पर चला जाता है। ममता के घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है और फिर इसके बाद ममता जो है वो अपने घर का दरवाजा खोल देती है और फिर देखती है कि बड़ा ही हैंडसम नौजवान लड़का मनोज उसके सामने खड़ा होता है। अब मनोज की नजरें जैसे ही ममता पर पड़ती है तो फिर इसकी खूबसूरती और सुंदरता को देखकर लड़के मनोज की नीयत खराब हो जाती है। मनोज जो था वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये महिला तो दिखने में काफी खूबसूरत है, क्योंकि मनोज एक ऐसा लड़का होता है जो कि नाड़े का ढीला लड़का होता है, जो कि लंगोट का ढीला लड़का होता है। ये महिला में कुछ ज्यादा ही रुचि रखा करता था, खास करके बड़ी उम्र की महिलाओं में ये काफी दिलचस्पी रखा करता था। इस तरह से ममता जो है वो अब इस लड़के मनोज से कहने लगती है कि मनोज, मुझे अपने खेतों के लिए नौकर की जरूरत है। अगर तुम मेरे खेतों में नौकरी करना चाहते हो तो फिर कल से ही तुम काम पर आ जाना। और इस तरह से मनोज जो है वो उसी समय तुरंत हामी भर देता है। मनोज कहने लगता है कि ठीक है, फिर मैं कल से आपके खेत में काम करने के लिए आ जाऊंगा। और इस तरह से मनोज जो है वो बहुत ही खुश होकर के अपने घर पर वापस लौट कर आ जाता है। लेकिन आगे भविष्य में चलकर मनोज और साथ में ममता जो है वो दोनों मिलकर के एक बहुत बड़े कांड को अंजाम देने वाले होते हैं। अगले दिन से ये लड़का मनोज जो था वो ममता के खेत में कामकाज करना शुरू कर देता है। वो हर रोज करीब सुबह 8 बजे के आसपास ममता के घर पर आ जाया करता था और फिर खेत में चला जाता था। सारा दिन खेत में मेहनत मजदूरी करता था और फिर उसके बाद अपने खेत पर चला जाया करता था। लगभग 1 महीने का वक्त ऐसे ही गुजर जाता है और बीते हुए 1 महीने के दौरान मनोज कुमार ने अपनी मालकिन की खूबसूरती को बहुत ही करीब से देखा था। ये लड़का जो था वो अब अपनी मालकिन को किसी न किसी तरीके से हासिल करना चाहता था। दूसरी तरफ ममता भी अपने इस नौकर मनोज की तरफ काफी ज्यादा आकर्षित हो जाती है। इस तरह से धीरे धीरे करके दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू हो जाती है और फिर जैसे ही बातचीत शुरू हो जाती है तो फिर दोनों की दूरियां भी कम होना शुरू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे से काफी ज्यादा नजदीकी आ जाते हैं। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है, 5 फरवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा और दोस्तों, ममता का बेटा जो सूरज होता है वो अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ इसकी जो सास होती है वो अपने घर में कामकाज कर रही होती है और इस दौरान ये लड़का जो मनोज होता है वो इसके घर पर आ जाता है और फिर इसके बाद ममता से वो कहने लग जाता है कि मालकिन, मैं खेत में जा रहा हूँ, अगर कोई काम हो तो आप पहले ही बता दीजिए। लेकिन ममता जो थी वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि आज इस लड़के के साथ मुझे खेत में चले जाना चाहिए और फिर ममता उसी समय अपने कमरे में जाती है और कमरे की अलमारी को खोलती है और अलमारी में से 5,000 रुपए निकालती है और 5,000 रुपए निकालने के बाद वो अपने नौकर मनोज से कहने लगती है कि मनोज, मुझे खेतों में गए हुए लगभग 1 महीना बीत चुका है और मैं इसीलिए आज अपने खेत देखना चाहती हूँ, तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। और इस तरह से जो ममता होती है वो अब अपने नौकर मनोज के साथ खेत में चली जाती है। खेत में जाने के बाद मनोज जो था वो पशुओं के लिए चारा काटना शुरू कर देता है और फिर ये महिला जो है वो कुछ देर तक अपने खेत में इधर उधर टहलती रहती है और तभी ये महिला जो ममता होती है वो अपने नौकर मनोज के पास आती है और फिर मनोज को वो खेत में अकेला देख करके ममता जो है वो बिल्कुल ही अकेली इसके पास आ जाती है। ममता अपने इस नौकर से कहने लगती है कि मनोज, देखो, खेत में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है और पास में ही ईख का खेत है, तो चलो ईख के खेत में अपना समय गुजार लेते हैं। अब जैसे ये बात नौकर को सुनाई देती है तो फिर जो नौकर मनोज होता है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि जब ये महिला सामने से ही ऑफर दे रही है तो फिर फायदा उठाने में मेरा फायदा है। और फिर इस तरह से जो मनोज होता है वो अपनी इस मालकिन से कहने लग जाता है कि मालकिन, खेत में कोई आ भी सकता है। लेकिन तभी ममता कहने लगती है कि तुम्हें इस बात से कोई एतराज नहीं होना चाहिए, मैं खेत में, यहाँ खेत में कोई दूर दूर तक है भी नहीं और वैसे भी मेरे खेत में कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति आएगा भी नहीं। लेकिन फिर भी ये महिला मनोज का मन रखने के लिए उसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि चलो खेत में कुछ समय गुजार लेते हैं। इसके बाद जो मनोज होता है वो अपनी इस मालकिन ममता के साथ ईख के खेत में चला जाता है और खेत में जाने के बाद दोस्तों, इन दोनों के बीच में गलत काम होना शुरू हो जाते हैं। ये दोनों ही गलत तरीके से अपने गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। ये दोनों मिलकर के तब तक मिलकर के इस गलत काम को करते हैं जब तक का दोनों के मन नहीं भर जाता, जब तक दोनों की हसरतें पूरी नहीं हो जाती है। जैसे ही इन दोनों का ये सारा खेल खत्म हो जाता है तो फिर महिला ये इनसे कहने लगती है, कुछ और पैसे मैं तुम्हें शाम के समय दे दूंगी। और इस तरह से मनोज को कुछ पैसे मिल चुके होते हैं। मनोज इस बात से बहुत खुश था। मनोज सोचने लग जाता है कि उसकी जो मालकिन है अब उसे पैसे भी दिया करेंगे और साथ में उसके साथ वो वक्त भी गुजारा करेंगे। दूसरी तरफ ममता भी अपने मन में सोचने लग जाती है कि अब उसे अपने पुराने प्रेमी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने नौकर के ही साथ अपना वक्त गुजार लिया करेगी और इस बात के बारे में किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगेगी।
इस तरीके से दोस्तों अब नौकर और मालकिन का जो प्रेम प्रसंग होता है वो शुरू हो जाता है। अब तो ये मालकिन जो ममता होती है वो हर रोज अपने नौकर के साथ खेत में आती थी और खेत में आने के बाद इसे कुछ पैसे देती थी और पैसे देने के बाद इसके साथ वो अपनी ही मर्जी से ईख के खेत में जाकर के वक्त गुजारा करती थी। इसके बाद कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद फिर एक तारीख आ जाती है, 2 मार्च 2026 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। लड़का मनोज जो था वो ममता के घर पर काम काज करने के लिए आया था। ममता से कहने लगता है कि मालकिन मैं खेत में जा रहा हूँ। तो ममता कहने लगती है कि आज मैं खेत में नहीं जा पाऊंगी, तो तुम अकेले ही आज खेत में जाओ। और इस तरह से ये लड़का जो मनोज होता है दोस्तों वो खेत में काम काज करने के लिए चला जाता है। खेत में जाने के बाद काफी देर तक ये काम काज करता है और उसी समय उसका एक दोस्त जिसका नाम प्रवीण होता है वो खेत में पहुंच जाता है। और फिर जो प्रवीण होता है वो अपने साथ कुछ शराब भी लेकर के आया था। अब प्रवीण जो है वो अपने दोस्त इस मनोज से मिलता है और फिर मनोज से मिलने के बाद कहने लगता है कि मनोज देखो आज खेत में कोई है नहीं, तो चलो आज बैठ करके पार्टी कर लेते हैं। मनोज भी इस चीज के लिए मान जाता है और इस तरह से मनोज और प्रवीण दोनों बैठ करके खेत के अंदर ही शराब पीना शुरू कर देते हैं। दोनों को जब थोड़ा थोड़ा नशा हो जाता है तो फिर इसके बाद ये लड़का दोस्तों जो मनोज होता है वो अपने दोस्त प्रवीण से कहने लगता है कि देखो प्रवीण, मैं अपनी मालकिन के साथ अपना वक्त गुजारता हूँ। प्रवीण जो था वो उसी समय हंसना शुरू कर देता है। प्रवीण कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि जो तुम्हारी मालकिन ममता है वो ऐसी महिला है ही नहीं। लेकिन लड़का जो मनोज होता है वो कहने लगता है कि मैं उसके साथ हर दूसरे तीसरे दिन खेत में वक्त गुजारता हूँ। जैसे तैसे करके मनोज अपने दोस्त प्रवीण को ये विश्वास दिला देता है। लेकिन तभी प्रवीण कहने लगता है कि मैं तब यकीन करूंगा जब तुम आज अपनी इस मालकिन को खेत में बुलाओगे। अब यह लड़का जो मनोज होता है वो उसी समय अपनी मालकिन ममता के पास फोन कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम जल्दी से खेत में आ जाओ। ममता कहती है कि मैं अभी 15-20 मिनट में ठीक है तुम्हारे पास आ जाती हूँ। और फिर उसी समय जो ममता होती है वो अपने घर से बाहर निकलती है और 15-20 मिनट का वक्त गुजरने के बाद ममता जो है वो खेत में पहुंच जाती है। ममता देखती है कि वहां पर मनोज अकेले नहीं होता है, बल्कि मनोज के साथ उसका दोस्त प्रवीण कुमार भी बैठा होता है। और जैसे ही ये महिला इन दोनों लड़कों के पास आती है तो फिर देखती है कि दोनों ने काफी ज्यादा शराब पी रखी हुई थी। लेकिन ममता जो थी वो इस बात की परवाह तक नहीं करती है। ममता मनोज से कहने लगती है कि चलो पास में ही ईख का खेत है तो वहां पर चलते हैं। और तभी मनोज कहने लगता है कि आज मेरा दोस्त प्रवीण भी तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता है। ममता जो थी वो बिल्कुल ही हद से गुजर जाती है। वो किसी की भी कोई परवाह तक नहीं करती है। वो एक बार भी इस बात के बारे में नहीं सोचती है कि उसके सामने उसका नौकर बैठा हुआ है। और फिर इस तरह से दोस्तों जो मनोज होता है वो अपने दोस्त प्रवीण से कहने लगता है कि चलो खेत में चलते हैं। और फिर इसके बाद ये दोनों ही लड़के इस महिला ममता को लेकर के ईख के खेत में चले जाते हैं। ईख के खेत में जाने के बाद ये दोनों लड़के जो थे वो इस महिला के साथ अपना वक्त गुजार लेते हैं। ये महिला भी इन दोनों के साथ वक्त गुजार लेती है। अब दोस्तों ममता जो थी वो इन दोनों ही लड़कों के साथ गलत रिश्ते कायम करने के बाद इन दोनों लड़कों को कुछ पैसे देती है और पैसे देने के बाद वो इन दोनों लड़कों से कहने लगती है कि अब तो जब भी मेरा मन करेगा तो मैं तुम दोनों को खेत में बुला लिया करूंगी। और इस तरह से अब जो ममता देवी होती है वो ना तो अब अपने परिवार की परवाह कर रही थी और ना ही समाज की परवाह कर रही थी। एक बिल्कुल ही चरित्रहीन महिला बन जाती है। और फिर इस तरह से सारा काम खत्म करने के बाद अब ममता जो है वो अपने घर पर आ जाती है और फिर अपने घर में कामकाज में व्यस्त हो जाती है। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है, 10 मार्च 2026 का दिन। आज के समय में ये ममता देवी का बेटा सूरज का जन्मदिन होता है। सूरज जो है वो उसी समय अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ आज मेरा बर्थडे है, तो फिर मैं अपना बर्थडे जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तो उसकी माँ कहने लगती है कि बेटा सूरज, आज तेरा जन्मदिन जो है वो हर साल की तरह अच्छे तरीके से ही मनाएंगे, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। और फिर इस तरह से जो ममता होती है वो उसी समय अपने नौकर मनोज के पास फोन करती है और उसे अपने घर पर बुला लेती है। मनोज को कुछ पैसे देती है और कहती है कि आज तुम शहर में जाओ और एक बहुत ही अच्छा सा केक खरीद करके लाओ। इसके बाद जो मनोज होता है वो पैसे लेने के बाद शहर में जाता है और शहर में जाने के बाद वहां से सूरज के लिए एक अच्छा सा केक खरीदता है और फिर केक खरीदने के बाद वो गाँव में वापस आ जाता है। मनोज जो था दोस्तों वो इसके बाद अपनी मालकिन ममता के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है और फिर इसके बाद जो ममता होती है वो घर का दरवाजा खोलती है। ममता देखती है कि सामने नौकर मनोज जो है वो केक लिए खड़ा था। इसके बाद मनोज जो है वो घर के अंदर आता है और फिर ममता के हाथ में केक रख दिया जाता है और फिर कहता है कि मैं शाम के समय में फिर घर पर आऊंगा। लेकिन मनोज देखता है कि वहां पर घर के अंदर ना तो उसकी सास होती है और ना ही उसका बेटा सूरज होता है। इसके बाद जो मनोज होता है वो अपनी मालकिन ममता से पूछने लगता है कि आज आपकी सास कहाँ पर गई है। तो भी ममता बताती है कि आज मेरी सास घर पर नहीं है, वो पड़ोसियों के घर पर गई हुई है और शायद वो 1-2 घंटे के बाद ही वापस लौटेंगे। और इस तरह से मनोज जो है वो अपनी मालकिन से कहने लगता है कि ना तो आपका बेटा घर पर है और ना ही आपकी सास घर पर है।
तो चलिए अपना वक्त गुजार लेते हैं। लेकिन तभी ममता कहने लगती है कि मेरा बेटा सूरज जो है वो किसी भी समय घर पर आ सकता है, तो तुम ऐसा करना कि आज रात तुम मेरे घर पर आ जाना, और फिर इसके बाद हम दोनों यहाँ अपना वक्त गुजार लेंगे। और तभी जो नौकर मनोज होता है वो कहता है कि आपके घर के अंदर आपकी सास भी रहती है और आपका बेटा भी रहता है, तो उनके होते हुए हम अपना वक्त कैसे गुजार पाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो ममता होती है वो अपने नौकर से कहने लगती है कि तुम्हें इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभालूंगी। और फिर इस तरह से ये लड़का जो मनोज होता है वो अपने घर पर वापस लौट करके आ जाता है। जैसे ही शाम के करीब 7 बजे के आसपास का वक्त होता है, तो फिर ममता जो होती है वो अपने बेटे सूरज का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाती है। और जन्मदिन मनाने के बाद ये जो महिला होती है अब अपने इस नौकर के पास फोन कॉल करती है और फिर इसे कहती है कि तुम आज रात को मेरे घर पर आ जाना। और फिर इसके बाद जो ममता होती है उसके आगे का खेल शुरू हो जाता है। ममता जो थी वो अपने पूरे परिवार के लिए खाना तैयार करती है और खाने के अंदर आज भी वो नींद की गोलियां मिला देती है, और नींद की दवाइयां मिलाने के बाद वो अपने बेटे सूरज को भी खाना खिलाती है और फिर अपनी सासू को भी वो खाना खिला देती है। देखते ही देखते लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त लग जाता है और फिर इसके बेटे को गहरी नींद भी आ जाती है। इसके साथ सरोज को भी गहरी नींद आ जाती है और फिर जो ममता होती है वो ये देखती है कि दोनों ही गहरी नींद में सो चुके होते हैं। ममता जो है वो उसी समय अपने नौकर मनोज के पास फिर से फोन कॉल करती है। मनोज से वो कहती है कि तुम मेरे घर पर अब आ सकते हो। और फिर इसके बाद जो मनोज नौकर होता है वो उसी समय अपने घर से बाहर निकलता है और फिर वो ममता के घर पर आ जाता है। ममता के घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। ममता जो है वो अपने घर का दरवाजा खोलती है और फिर वो अपने नौकर मनोज को लेकर के कमरे के अंदर चली जाती है। और आज की भी रात इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होना शुरू हो जाते हैं। ये दोनों मिलकर के काफी देर तक इस गलत काम को अंजाम देते हैं और फिर जैसे ही दोनों का मन भर जाता है तो फिर ममता जो है वो उसी समय अपने इस नौकर मनोज को भी आज कुछ और पैसे देती है। और फिर मनोज जो है वो पैसे लेने के बाद रात के ही समय इसके घर से बाहर निकल जाता है। इस तरीके से महिला ममता जो थी वो अब अपने पूरे परिवार को धोखा देना शुरू कर देती है। ममता जो थी वो हर रोज रात के समय अपने पूरे परिवार को नींद की दवाएं देती थी और नींद की दवाएं देने के बाद मनोज को अपने घर पर बुला लिया करती थी और फिर वो मनोज के साथ अपना वक्त गुजारा करती थी। इस तरह से कई दिनों का वक्त गुजर जाता है और फिर एक तारीख आ जाती है 15 मार्च 2026 का दिन। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। आज ये महिला जो थी वो अपने घर में अकेली होती है क्योंकि इसका बेटा जो था वो खेलने के लिए बाहर गया हुआ था। आज इसका बेटा सूरज जो था वो अपने स्कूल में भी नहीं गया था। दूसरी तरफ इसकी सास भी उस वक्त घर पर नहीं होती है। अब ये महिला सोचने लग जाती है कि क्यों ना आज दिन के ही समय अपने घर पर अपने नौकर को बुला लो। और इस तरह से ये जो महिला ममता होती है वो अपने नौकर के पास फोन करती है। इसका नौकर जो था उस वक्त खेत में कामकाज कर रहा होता है और फिर वो मनोज से कहती है कि तुम इसी समय घर पर आ जाओ, घर में मैं बिल्कुल ही अकेले हूँ। और इसके बाद जो मनोज होता है वो उसी समय खेत से घर पर आ जाता है और घर पर आने के बाद ये जो महिला होती है वो अब अपने इस नौकर को लेकर के अपने कमरे के अंदर चली जाती है। और आज दिन के समय में ही इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही ये दोनों इस गलत काम को कर रहे होते हैं तो फिर उसी समय घर के दरवाजे पर कोई आ जाता है और फिर इसके बाद ये जो महिला होती है अपने घर का जाकर दरवाजा खोलती है और फिर देखती है कि इसका बेटा सूरज जो है वो इसके ठीक सामने खड़ा होता है। सूरज जो था वो घर के अंदर चला जाता है और फिर जैसे ही वो कमरे में जाकर के देखता है तो फिर उसका जो नौकर मनोज होता है वो आपत्तिजनक स्थिति में घर के कमरे के अंदर लेटा हुआ था। मनोज को ऐसी स्थिति में देख करके सूरज जो था वो अंदाजा लगा लेता है कि उसका जो नौकर मनोज है वो उसकी माँ के साथ गलत काम करता है। अब दोस्तों जो सूरज होता है वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। सूरज जो है वो उसी समय इस नौकर मनोज को गालियां देना शुरू कर देता है। लेकिन जब बात गालियों से नहीं बनती है तो फिर सूरज जो है वो उसी समय पास में ही पड़ी एक चारा काटने की दराती उठाता है और दराती उठाने के बाद उसी समय मनोज के पेट में वो दराती घुसा देता है। 3-4 बार वो ऐसे ही वार करता है। अब मनोज जो था वो मौके पर ही नीचे गिर जाता है, लेकिन ये लड़का जो दोस्तों सूरज होता है वो फिर भी हद से गुजर जाता है। ये अपनी माँ के भी पेट में 3-4 बार उस हथियार से वार कर देता है और अपनी माँ का गला तक काट देता है। और इतना सब काम करने के बाद दोस्तों ये जो लड़का है वो पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अपने घर से खून से लथपथ करके घर से बाहर निकल जाता है। और पड़ोसी जन जब सूरज को खून से लथपथ देखते हैं तो वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और फिर वो तुरंत घर के अंदर जाकर देखते हैं तो इसकी माँ का लाश और इसके नौकर की लाश जो है वो घर के अंदर पड़ी हुई थी। पड़ोसी जो है वो उसी समय नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन करते हैं और करीब 1 घंटे के अंदर घटनास्थल पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस इसके बाद नौकर मनोज का शव और सूरज की मां ममता का शव बरामद करती है। अब दोनों को ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और लड़के सूरज को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। सूरज से पूछताछ शुरू कर दी जाती है। सूरज जो होता है वो कहता है कि उसकी माँ जो थी वो अपने ही नौकर के साथ गलत स्थिति में पाई गई थी और इसी वजह से मैंने मनोज और अपनी माँ का कत्ल कर दिया है। पुलिस के भी ये सुनकर होश उड़ जाते हैं, लेकिन पुलिस जो है वो मजबूर होकर के
इस लड़के के खिलाफ चार्जशीट दायर करती है। अब ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि आखिर जज साहब सूरज को क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सूरज ने अपनी मां ममता और मनोज के साथ जो किया, क्या वो सही था या गलत था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई घटनाक्रम के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।